अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मियोटिक एरर को डिस्कस किया था। तो लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये जो टॉपिक है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से बंडल ऑफ एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ बनते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एपोप्टोसिस बेसिकली है क्या और उसके बाद उसका क्या फिनोमिना होता है और कंपैरिजन करेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का। तो इंशाल्लाह बड़े आसान लफ्ज़ों में, बड़े आसान लहजे में और बड़े कंसेप्ट, अच्छे अच्छे कंसेप्ट इंशाल्लाह आपके इस लेक्चर के अंदर कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एपोप्टोसिस है क्या। एपोप्टोसिस बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन है इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स। कुछ काम हो रहे हैं किसके अंदर, हमारे सेल के अंदर एक प्रोग्राम के मुताबिक, एंड सीक्वेंस ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस, और हमारे सेल में कुछ खास तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी शक्ल और सूरत में, सेल की शक्ल और सूरत में तब्दीली आ रही है। इसमें सेल क्या कर रहा होता है, कमिट सुसाइड, और इसमें सेल की मौत हो रही होती है, सेल खुदकुशी कर रहा होता है। तो ये जो प्रोग्राम इवेंट्स हैं या सीक्वेंस ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसमें सेल कमिट सुसाइड, सेल अगर खुदकुशी कर रहा होता है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। ये इवेंट किस में हो रहे होंगे, इंटरनल प्रोग्राम। सेल के अंदर एक प्रोग्राम सेट है जिससे उसके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी सेल की चेंज होगी, और फिर सेल हमारा क्या करेगा, सुसाइड करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। देखिए ये बात ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। सेल अगर बन रहा है तो उसके जेनेटिक्स के अंदर ये बात प्री प्लान्ड है, डेस्टिन्ड हो चुकी है कि उसकी डेथ भी होनी है। ठीक है, तो इसमें चाहे वो सेल सुसाइड करे, चाहे वो कहीं से बाहर से उसे इंटरनल से एक्सटर्नल सिग्नल मिले, सेल ने क्या करना, उसकी डेथ होनी होनी है। आपने देखा हुआ है कि हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि हमारे पास आरबीसीज हैं, इनके 4 मंथ जो है वो लाइफ साइकिल है। 4 मंथ के बाद इसने डाई ऑफ हो जाना है, और उसकी जो सिंपल इंटरनल प्रोग्राम है यही उसको जो है वो डिसाइड करवाता है कि उसकी डेथ हो जाए। सेल का ये जो प्रोग्राम डेथ है, ये सेल जो सुसाइड कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, एपोप्टोसिस कहते हैं। अब ज़रा प्लानिंग ऑफ सेल चेक करते हैं सेल के अंदर कि सेल की डेथ क्यों होती है। सेल जो है उसके अंदर डिपेंड अपॉन वेरियस इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स, कि सेल के अंदर कुछ खास इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर कुछ सिग्नल होते हैं, और इसके अलावा सेल को बाहर से भी कुछ सिग्नल मिलते हैं। अगर वो सेल के अंदर सिग्नल होंगे तो इससे सेल जो उसकी जो डेथ होगी हम उसे कहते हैं सेल ने सुसाइड कर लिया, और अगर उसे बाहर से सिग्नल मिल रहे हैं तो सिंपल हम कहते हैं इससे सेल की क्या हुई है बेटा, किलिंग हुई है। ये 2 बातें याद रखनी है। इसके अलावा बाकी जो सिग्नल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सेल के अंदर रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जो काम हो रहे थे उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे सेल का डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल के जिम्मे काम कैसे लगेगा, सेल डिवीजन कैसे होगी, मॉर्फोजेनेसिस, नए जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंट्रोल्ड होती हैं। कहाँ से, कुछ सेल के इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं, अंदर सेल के अंदर मैकेनिज्म होता है, और कुछ बाहर से भी सेल को सिग्नल मिलते हैं जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो सेल के अंदर हो रही हैं इनको रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है, प्री डिस्टिंक्ट, इसकी किस्मत में लिख दिया गया है, टू इट्स फेट, इसका मुकद्दर पहले से लिख दिया जाता है कि भाई सेल ये बन रहा है और उसके बाद इसकी डेथ होगी। चाहे वो इंटरनल सिग्नल मिले फिर डेथ हो तो हम उसे सुसाइड कहेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल सिग्नल मिले फिर उसके बाद सेल की डेथ हो तब भी, लेकिन सेल ने क्या होना है, डाई ऑफ होना है। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा एपोप्टोसिस। ये याद रखना है, ये जो प्रोसेस है इसमें ये इनर्जेटिक प्रोसेस है, इनर्जेटिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो गया। और इसमें नो इन्फ्लेमेशन, सेल की डेथ तो होती है लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, नो इन्फ्लेमेशन, इधर कोई इन्फ्लेमेशन अकर नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब सेल की डेथ एपोप्टोसिस के प्रोसेस के जरिए कैसे होती है वो ज़रा हम इसको फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो थ्योरी लिखी हुई है ना उसको साथ कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, ये हमारा नॉर्मल सेल है। हम पढ़ रहे हैं एपोप्टोसिस का प्रोसेस, एपोप्टोसिस का प्रोसेस हम डिस्कस करने लगे। तो ये हमारा नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पर इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये हमारा डीएनए है सेल न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया। और इसके अलावा ये अंदर की तरफ जो मैंने एक सर्कल लगाया है ये आप ऐसे समझ लें साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन है। अब ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, हमारे सेल को सपोर्ट करता है, हमारे सेल की शेप को बरकरार रखता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है ना, ढांचा है हड्डियों का,
अब ये क्या करता है, सिंपल हमें ख़ास शेप देता है। इस स्केलेटन के ऊपर गोश्त का कवर या मसल्स के कवर अल्लाह ने चढ़ाया और हमारी आज ये शेप हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोस्केलेटन की सपोर्ट मिलती है, फिर जाकर सेल की हमें शक्ल नज़र आती है। अब इस सेल ने क्या करना है, आगे एपोप्टोसिस से गुजरना है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ ख़ास सिग्नल क्रिएट किए जाते हैं जो बताते हैं कि इस सेल की आगे डेथ करवानी है। वो आप मास्टर लेवल का एक कंसेप्ट है, वहाँ जाकर आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास फास्फोटिडाइल सेरीन, ये कुछ केमिकल जो हैं लिपिड की एक टाइप है, कॉन्जुगेट लिपिड्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, फास्फोटिडाइल सेरीन कहते हैं। फास्फोटिडाइल सेरीन, ये सिग्नल, ये जो मालिक्यूल है ना, ये सेल के ऊपर बाहर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये सेल के अंदर होता है, ये दूसरी लेयर के अंदर, लिपिड बाई लेयर जो दूसरी लेयर होती है ना अंदर की तरफ, ये फास्फोटिडाइल सेरीन वहाँ होता है। लेकिन जब सेल की एपोप्टोसिस करानी होती है, फास्फोटिडाइल सेरीन जो है ये सेल के बाहर नज़र आना शुरू हो जाता है और इससे सिग्नल मिल जाता है कि ये हमारा सेल जो है इसकी अब एपोप्टोसिस करवानी पड़ेगी, यानी इसको अब डाई करना है। डाई करने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर आपको ये एक वाज़े शक्ल में एक मैंने सर्कल यहाँ ड्रॉ किया हुआ था जिसको साइटोस्केलेटन का नाम दिया। साइटोस्केलेटन आपको यहाँ वाज़े नज़र आ रहा है। तो एपोप्टोसिस के दौरान सबसे पहला काम क्या होता है, साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये साइटोस्केलेटन क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। और साइटोस्केलेटन के ब्रेक होने की वजह से सेल की शेप ये नॉर्मल नहीं रहेगी। सेल के अंदर इस तरीके से श्रिंकेज है, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सेल की शेप कुछ इस तरह हमें देखने को मिलती है। सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस भी टूटना शुरू हो जाता है और अंदर डीएनए कंपैक्ट होना शुरू हो जाता है फ्रेगमेंट में, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट बनना शुरू हो जाते हैं। डीएनए का क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा, फ्रेगमेंट्स। और इसके अलावा जो सेल के अंदर श्रिंकेज के बाद यहाँ बल्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ भी कहते हैं। या सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेंगे, बल्ब्स बनेंगे। क्लियर। अब बल्ब कैसे किसे कहते हैं, उभार को कहते हैं। तो हमारी ये सेल जो है ये अब श्रिंक हो गया है, क्योंकि इसकी सपोर्ट करने वाला साइटोस्केलेटन टूट गया है। सेल श्रिंक करने लग जाएगा और सेल की मेम्ब्रेन जो है वो उभार बनना शुरू हो जाएगी, जिनको हम क्या कहेंगे, बल्ब्स कहेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वन, ये मजीद डीएनए फ्रेगमेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और हमारी ये सेल जो है इसके अंदर का फ्रेगमेंट टूट कर एक थैली में पैक होकर अलग अलग टुकड़ों की शक्ल में फैलना शुरू हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। ये अब क्या बनने लगी हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनने लग गई हैं। ये जो थैलियाँ बन रही हैं, याद रखना है कि सेल के अंदर का कंटेंट एकदम बस्ट होने के बाद बाहर नहीं फैल रहा, बल्कि यह है कि सेल श्रिंक होता जा रहा है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई, मेम्ब्रेन में लिपटी हुई टुकड़े उसके पीसेस बनने लग गए हैं और उन पीसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। फिर क्या होगा, ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं इनको हमारे पास जो फेगोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स यानी कि हमारे इनगल्फिंग सेल, जो निगलने वाले सेल हैं, ये जो कचरा है फिर वो क्या करेंगे, इसको निगलना शुरू हो जाएंगे। ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं इनको इनगल्फ करना शुरू कर देंगे। अब इनमें से फेगोसाइट में से एक का नाम मैंने यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं, सेल का ये जो कंटेंट है जो टूट कर एपोप्टोटिक बॉडीज़ की शक्ल में बिखर रहा है, ताकि ये ख़राब मटेरियल ना लगे सेल के अंदर, जो है ये इन्फेक्शन ना काज करे, इसको फिर कौन, मैक्रोफेजेस आगे इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस का, कि सबसे पहले साइटोस्केलेटन ब्रेक होता है, सेल श्रिंक होने लग जाता है, उसके अंदर का डीएनए कंडेंस होने लग जाता है, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ख़ास सिग्नल यहाँ पर जो है वो सेल के ऊपर शो करवाए जाते हैं। वो सिग्नल क्या होते हैं, फास्फोटिडाइल सेरीन एक ख़ास केमिकल है या लिपिड की एक टाइप है जो इंटरनल साइड पे मौजूद होती है, इंटरनल लिपिड बाइलेयर में मौजूद होती है, लेकिन अब उसको रिप्रेजेंट बाहर किया जाता है, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस सेल के अंदर अब क्या हो रही है, एपोप्टोसिस। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल की श्रिंकेज के बाद सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग हमें नज़र आती हैं और इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, बल्ब्स। फिर उसके बाद ये इस तरह फोल्डिंग जो है वो क्या करने, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी थैली की शक्ल में, फिर उनको हम कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज़ और इनको मैक्रोफेजेस क्या कर लेंगे बेटा, इनगल्फ कर लेंगे। तो यही फिनोमिना हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन ब्रेक, सबसे पहले काम क्या होगा, साइटोस्केलेटन ब्रेक होगा, फिर उसकी वजह से सेल श्रिंक करेगा, फिर सेल के अंदर जो डीएनए है उनके भी फ्रेगमेंटेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फिर सेल स्प्लिट होने लग जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सैक के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। क्लियर। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी है इनको हमारे फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए हमारे जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं ये इनगल्फ कर लेंगे, ताकि ये जो कंटेंट है ये फर्दर इन्फेक्शन काज ना करे।
अब इस एपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या होता है? कंट्रोल ऑफ मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट। ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब ये बन रहे होते हैं, उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं, उनकी डेवलपमेंटल पैटर्न में भी एपोप्टोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इस एपोप्टोसिस के प्रोसेस के जरिए डिलीटेशन ऑफ इंटायर स्ट्रक्चर, मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, डिलीट हो जाती है, यानी उस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल मैं दे सकता हूँ, टेल बोन, ठीक है, क्योंकि इंसान को काउंट किया जाता है ना एनिमल्स में, और एनिमल्स की ज़्यादातर आपने देखा हुआ है टेल होती है। तो हमारे डेवलपमेंटल पैटर्न के दौरान जब ये जो फीटस बन रहा होता है उस वक्त टेल होती है इंसान के अंदर, लेकिन फिर उस टेल को ख़त्म कर दिया जाता है। और ये टेल किस तरीके से ख़त्म होती है? एपोप्टोसिस के प्रोसेस के जरिए उस टेल को जो फीटस है उससे अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा अब इसमें पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे टूटेगा? जैसे हमारे पास फिंगर्स हैं जिनको हम डिजिट्स कहते हैं, ये डिजिट के दरमियान जो मेम्ब्रेन है वो भी एपोप्टोसिस के प्रोसेस के दौरान अलग होती है। यानी ये जो हमारा हाथ है ना, फिंगर्स अलग अलग हैं। ये सबसे पहले ऐसे लगता है जैसे एक प्लेट की शक्ल में हो, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर एपोप्टोसिस के ज़रिए ये जो दरमियान वाले सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर इस तरह ये वाले ख़त्म होंगे, फिर इस तरह ये वाले ख़त्म होंगे। इस तरह करते करते हमारी जो डिजिट्स हैं या जो फिंगर्स हैं वो अलग हो जाती हैं। और ये भी किसकी वजह से हुआ है? एपोप्टोसिस की वजह से हुआ है। तो इसके अलावा और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं? नंबर ऑफ़ न्यूरॉन, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन बन रहे होते हैं उनको भी एपोप्टोसिस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा लार्वा बनते हैं, लार्वल स्टेजेस होती हैं। लार्वल स्टेजेस जो ख़ास तौर पे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर भी उनकी लार्वल स्टेजेस के दौरान जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो भी सिंपल किसके ज़रिए होती है? ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए होती है। कैसे? आपने देखा हुआ है कि जो इनके लार्वा होते हैं या जो इनकी इमेच्योर स्टेज होती है, जब पानी के अंदर फिश लाइक नज़र आ रहे होते हैं तो उनकी टेल होती है। तो टेल के दरमियान क्या होती है बेटा? सिंपल वहाँ पर एपोप्टोसिस होती है, टेल ख़त्म कर दी जाती है और वहाँ पर डिजिट्स बनते हैं जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं बेटा? आगे फर्दर मूव करते रहते हैं। तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस और कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? तो इस तरह इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो हमारे ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं, ओल्ड ऑर्गेनेलीज, जो पुराने ऑर्गेनेलीज हमारी बॉडी के अंदर जिनका काम अब ख़त्म हो चुका है, सही तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड हो चुके हैं, फिर उनको भी इनगल्फ किया जाता है किस प्रोसेस के ज़रिए बेटा? एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो आपने देखा कि एपोप्टोसिस में सेल के प्रोग्राम के मुताबिक डेथ होती है। और सेल को सिग्नल कहाँ से आता है? सेल के इंटरनल प्रोग्राम के ज़रिए भी सिग्नल आ सकता है कि जेनेटिक मेकअप इसके जीन के अंदर ऑलरेडी डिसाइड होती है, फेट उसकी मुकर्रर कर दी जाती है कि ये सेल बन तो रहा है, कितने अरसे बाद इसकी डेथ होगी, ठीक है। तो उसका इंटरनल जो जेनेटिक मेकअप है वो भी डिसाइड करता है कि सेल की डेथ कब होगी। अब वो होता क्या है, मतलब जैसे हमारे पास किसी कंप्यूटर की विंडो होती है ना, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसकी एक ख़ास लिमिट होती है, 2 साल 3 साल तक वो विंडो बेहतर काम करती रहती है लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, ऐसा ऐसा इनकरप्ट होना शुरू हो जाती है, यानी सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, फिर आप नई अपडेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे जब सेल बनता है ना, तो हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर या जीन के अंदर ये डिसाइड होता है कि जीन से जितनी प्रोटीन बनेगी ना, वो 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। जैसे मैं आपको सिंपल रेड ब्लड सेल की बात करूं तो वहाँ पर यह है कि 4 मंथ तक जो है वो प्रोटीन जो अंदर बनी है सही तरीके से काम करेंगी। अब जब उसकी डेथ होनी होती है तो ये डिफेक्टिव प्रोटीन, यानी डीएनए से आगे जो प्रोटीन बननी है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए डिफेक्टिव प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। और वो डिफेक्टिव प्रोटीन आगे सेल के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स बनाती है जो उसी सेल की डेथ को का सबब बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए मेकअप है वो भी डिसाइड करता है कि सेल की कब डेथ होनी है। और इसके अलावा एक बाज़ दफ़ा जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वहाँ से भी सिग्नल आते हैं कि इस सेल की डेथ करानी है, तो एपोप्टोसिस के जरिए सेल को फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, डाई ऑफ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो होप्स आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ना एपोप्टोसिस का, ये क्लियर कट समझ आ गया होगा। और उसके अंदर जो मैकेनिज्म है ये खासतौर पे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एपोप्टोसिस या मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। शॉर्ट के लिए ये सवाल भी आ सकता है, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है, डेफिनेशन ज़रूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। यहाँ पर सेल की डेथ होगी लेकिन एक प्रोग्राम के मुताबिक नहीं होगी, सेल ने डाई नहीं होना होता, लेकिन फिर भी मजबूरन क्या होता है, बाज़ दफ़ा टिश्यू डैमेज हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट की वजह से हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से हमारे टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, नेक्रोसिस कहते हैं। और इसमें नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ एनर्जी खर्च नहीं होती सेल की डेथ होने में। क्लियर हो गया? और ज़्यादातर इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें इन्फेक्शन की सूरत में देखने को मिलता है।
जब भी नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है ना, तब वहाँ पर इन्फेक्शन काज हो जाता है। और अब ज़रा हम समझते हैं कि नेक्रोसिस की जैसे इन्फेक्शन क्यों काज होता है। कंपैरिजन की बात करें, वहाँ सेल की एक प्रोग्राम के मुताबिक डेथ होगी, वहाँ ख़ास चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, इवेंट्स वहाँ पर अकर होंगे। यहाँ कोई इवेंट नहीं होगा, कोई प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी, बल्कि अचानक टिश्यू डैमेज की जैसे, कोई इन्फेक्शन की जैसे हमारे सेल मरना शुरू हो जाएंगे। यानी उनकी जो फेट लिखी हुई है वो ये था कि 4 मंथ बाद कोई सेल मरना था, लेकिन टिश्यू डैमेज की जैसे या इन्फेक्शन की जैसे 2 मंथ तक, 3 मंथ तक उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, प्री मेजोर डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। तो अक्सर या तो एक्सीडेंट की जैसे या कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जैसे हमारे सेल मरना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस कहते हैं। दूसरा ये है कि एपोप्टोसिस के अंदर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पर नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ एनर्जी कोई खर्च नहीं होती। तीसरा जो डिफरेंस है, वहाँ पर एपोप्टोसिस के अंदर बेटा वहाँ इन्फेक्शन काज नहीं हो रहा होता, यहाँ पर क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा। अब जरा हम इन दोनों के फिनोमिना में कंपैरिजन करके समझते हैं कि नेक्रोसिस में क्या हो रहा है। बेटा नेक्रोसिस के अंदर सिंपल होता ये है कि जो हमारे खासतौर पे सेल का साइटोस्केलेटन है वो ब्रेक होगा, सेल स्वेल करेगा। वहाँ सेल श्रिंक कर रहा था, यहाँ सेल स्वेल करेगा। वहाँ पर क्या था? सेल बस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि थैली एक बना रहा था जिसका नाम एपोप्टोटिक बॉडीज़ है। यहाँ पर सेल बस्ट हो जाएगा और सेल का अंदर का जो कंटेंट है वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एपोप्टोसिस के अंदर सेल के कंटेंट को थैलियों में पैक किया जाता है जिसको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। यहाँ सेल स्वेल होकर बस्ट हो रहा है और अपने सारे कंटेंट को बाहर निकाल रहा है। फिर उसके बाद होगा क्या? ये सारा कंटेंट जैसे ही सेल से बाहर जाएगा, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको भी इस तरीके से डैमेज करना शुरू कर देगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके सेल के अंदर लाइसोसोम है, बड़े ख़तरनाक किस्म के एंजाइम है, 40 to 50 टाइप के एंजाइम वहाँ मौजूद हैं। वो एंजाइम जैसे ही बाहर निकलेंगे, ज़ाहिर बात है साथ पड़े हुए सेल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, उसका सारा कंटेंट साथ वाले टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। इस तरह इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं सिंपल, वहाँ पर क्या हो रही है बेटा? इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो उसके मैकेनिज्म का है कि यहाँ पर सेल का कंटेंट बाहर निकल रहा है, वहाँ सेल का कंटेंट थैली में पैक होकर आ रहा है। इधर सेल को फेगोसाइटोटिक सेल नहीं एब्जॉर्ब कर रहे, यहाँ पर सेल को कौन इनगल्फ करे? तो उसके टुकड़ों को फेगोसाइटोटिक सेल। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज नहीं हो रही होती। जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है, नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो रही होती है। तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, इसके पास ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं। अब क्या हुआ है? सेल के अंदर सिंपल वही बल्ब्स बनना या ब्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लब्स बनेंगे उसके बाद क्या होगा? सेल ये स्वेल भी हो रहा है और उसके बाद सेल बस्ट हो रहा है और अंदर का कंटेंट ये रिलीज़ हो रहा है। तो इस अंदर के कंटेंट रिलीज़ होने से अदर सेल के ऊपर ये जो है इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देते हैं और दूसरे सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? नेक्रोसिस। तो डिफरेंस आना चाहिए एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान, और इसके अलावा इन दोनों के फिनोमिना में डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर कट समझ आना चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 21 जो कि सेल साइकिल है, इसका लास्ट जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने नए चैप्टर का आगाज़ लेना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।